हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है। देखिए, कल वाला हमारा टॉपिक आधा अधूरा रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़ रहे थे भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है। कहानी मैंने कल बताई दी थी, केवल चर्चा करते हैं उस पर, केवल लिखने के द्वारा। ठीक है, लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, देखिए आप लोग। भारत पर अरबों का हमला। भारत पर अरबों का हमला। ठीक है। भारत पर अरबों ने हमला किया है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है। कल हम बता रहे थे आपको कि खलीफा कौन होते हैं। ठीक है, तो खलीफा के बारे में देख लेते हैं। खलीफा कौन थे? खलीफा बताया था मैंने आपको खलीफा के बारे में कि मोहम्मद साहब के समय जो गद्दी पर बैठा उसको खलीफा कहा गया। ठीक है। और खलीफा का मतलब होता क्या है? मुस्लिम साम्राज्य को सुचारू रूप से या विधिवत ढंग से चलाने वाला। क्लियर? चलिए, तो हमने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब के समय प्रथम खलीफा कौन सा था? मध्यकालीन इतिहास में प्रथम खलीफा। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में प्रथम खलीफा कौन था? प्रथम खलीफा। तो आपका आंसर रहेगा अबू बकर। कौन था? अबू बकर। ठीक है। और 712 ईस्वी में अरब का प्रथम खलीफा कौन था? अरब का प्रथम खलीफा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अरब का प्रथम खलीफा कौन था? तो आप बताओगे अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। अल हज्जाज। अल हज्जाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग। अल हज्जाज, इसकी एक पुत्री थी। यही मैं बता रहा था कल और यहाँ मेरा पेन रुक गया था। ठीक है, क्लास आगे बढ़ नहीं पाई थी। तो इसकी पुत्री थी जुमेदा। जुमेदा। ठीक है। और इसका जो भतीजा था, भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ कि जब अल हज्जाज ने कहा कि मध्य एशियाई को लूटो, मध्य एशियाई देशों में जो भारत और श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र हैं उनको लूटो, तो अल हज्जाज ने अपनी सेना को भेजा। और वो सेना खैबर दर्रा पार करती हुई सिंध के तट पर पहुंची। और सिंध के पास में एक दर्रा है, देवल दर्रा। सिंध के पास में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है देवल दर्रा। देवल दर्रा को पार करते हुए दक्षिण भारत पहुंचे और दक्षिण भारत से श्रीलंका पहुंचे और वहां से 32 सोने के जहाज़ों को लूटा। ठीक है। और वो 32 जहाज़ों को लूट करके पुनः वापस जा रहे थे ये कहाँ? मध्य एशियाई। ठीक है। तो होता क्या है कि देवल दर्रा जो मैंने बताया था कि सिंध के आसपास का क्षेत्र है, यानी सिंधु नदी के तट पर को क्रॉस करते हैं तो देवल दर्रा से होकर गुजरना होता है। ठीक है। तो वहां इनके 8 डाकुओं ने 8 जहाज़ों को लूट लिया और बाकी के 24 जहाज़ों को लेकर वो मध्य एशियाई पहुंचे। तो जब अल हज्जाज को पता चला कि सिंध प्रांत में हमारे जहाज़ों को लूट लिया गया है, इसी वजह से होता क्या है कि जो वहाँ का शासक था राजा दाहिर सेन, उसको बुलाया गया। तो उसने कहा कि अल हज्जाज बोला कि भाई या तो हमारे डाकुओं को वापस कर दो, मतलब या तो हमें डाकू वापस कर दो या हमारे जहाज़ों को हमें वापस कर दो या हमें डाकू दे दो। तो अब दाहिर कहता है कि मेरे पास डाकू तो है नहीं, ना तो उनका कोई ठिकाना मुझे पता है। क्लियर? और सोने के भरे जहाज में दूंगा नहीं।
तो होता क्या है कि ये अल हज्जाज, जो अल हज्जाज है वो मोहम्मद बिन कासिम को कहता है अपने भतीजे से कि कासिम जाओ और राजा दाहिर पर आक्रमण कर दो। ठीक है। इधर ये जो जुबेदा है इसका जो प्रेमी है उसका नाम है जुनैद, इसका जो प्रेमी है उसका नाम है जुनैद, और मोहम्मद भी कासिम इससे प्रेम करता है। अब इसको लगा कि अगर मैं अल हज्जाज के कहने पर सिंध के थट्टा पर आक्रमण करने चला जाऊं तो अगला खलीफा जुनैद को बना देंगे ये लोग, क्योंकि अल हज्जाज उस समय बहुत वृद्ध था, हो सकता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, और ऐसा हुआ भी। क्लियर। तो होता क्या है कि ये एक शर्त रखता है कि आपसे मेरी शर्त है चाचा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करा दीजिए और मैं खलीफा पद चाहता हूं। कि ठीक है ऐसा ही होगा, पुत्री का विवाह तुमसे करा दिया जाएगा, आप चले जाओ। ठीक है। तो ये क्या करता है कि सिंध के थट्टा पर जाकर अटैक कर देता है, सिंध के थट्टा पर अटैक कर देता है और राजा दाहिर को बंदी बना लेता है, उसकी पत्नी लाड़ी और पुत्र जयसिंह और जो बेटियां थीं सूर्य देवी और परमल देवी सभी को गिरफ्तार करके मध्य एशियाई ले जाता है। ठीक है। तो ये सारी कहानी है, हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। इसका भतीजा कौन हो गया? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अल हज्जाज की जो सेना थी, अल हज्जाज की जो सेना थी, सेना उसने क्या करा, देवल दर्रा के पास जैसे देवल दर्रा ये पहुंचे, देवल दर्रा से होते हुए देवल दर्रा में इनके 8 जहाजों को लूटा गया, 8 जहाजों को लूटा। ठीक है। ये क्षेत्र कहां है? सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में इनके 8 जहाजों को भाई लूटा गया। क्लियर है? ठीक है। अब इनके 8 जहाज लूट लिए गए हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर देता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सिंध के थट्टा क्षेत्र पर, सिंध के थट्टा क्षेत्र पर। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक था, शासक कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर ये किस वंश के थे? इनका वंश ब्राह्मण था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है। इनका वंश क्या था? ब्राह्मण था। और दाहिर की पत्नी कौन थी? रानी लाड़ी, रानी लाड़ी। बेटा कौन था? जयसिंह, बेटा था इनका जयसिंह। और पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री थी इनकी सूर्य देवी, सूर्य देवी और परमल देवी। ठीक है। जब ये सिंध के थट्टा पर अटैक करता है तो राजा दाहिर सैन को परास्त कर देता है और इनको रानी लाड़ी, जयसिंह और सूर्य देवी, परमल देवी को गिरफ्तार करके मध्य एशियाई ले जाता है। ठीक है। इधर
इसकी हो जाती है मृत्यु, अल हज्जाज की हो जाती है मृत्यु, और रानी लाड़ी, पुत्री सूर्य देवी और परमल देवी जो कि इसके साथ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर खलीफा बनता कौन है, अगला खलीफा जो बनता है, नेक्स्ट जो खलीफा बनता है, अब खलीफा का पद किसके पास पहुंच गया, तो जुनैद के पास पहुंच गया। ठीक है, अब सारी शक्तियां, सारे मुस्लिम शक्तियां किसके हाथों में है, जुनैद के हाथों में है। ठीक है, तो ये करता क्या है कि रानी लाड़ी, जयसिंह और पुत्री सूर्य देवी, परमल देवी को जाकर के जुनैद को सौंप देता है। ठीक है, कि आप इनको अब संभालिए। और ये लोग क्या करते हैं कि लोहे की रॉड से इसकी आंखें फोड़वा दी जाती हैं। किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, ताकि ये दोबारा जुबैदा पर आंख ना उठा पाए। ठीक है, और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 4-6 लाइनें लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, मोहम्मद बिन कासिम जो कि भतीजा दामाद किसका है, मैं आपको बता चुका हूं, अल हज्जाज का। ये क्वेश्चन आया है। भारत में, इसके बारे में लिखते हैं, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। ठीक है, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। ये जजिया कर कैसा कर है, तो ये गैर मुस्लिम कर है। कैसा कर है, ये मुसलमानों पर नहीं लगेगा, केवल हिंदुओं पर लगेगा। ठीक है, और इसने एक बात इसकी अच्छाई है कि इसने किन किन लोगों पर वो कर नहीं लगाया। जजिया कर लगा तो हिंदुओं पर, लेकिन किन किन लोगों पर वो कर नहीं लगाया है, तो उसमें ब्राह्मण नहीं थे, वृद्ध नहीं थे, महिलाएं नहीं थे, बच्चे नहीं थे। ठीक है, और दिव्यांग नहीं थे। ठीक है, तो ये कैसा कर है, ये एक गैर मुस्लिम कर है। गैर मुस्लिम कर कैसा कर है, गैर मुस्लिम कर। क्लियर, देखिए किन किन पर जजिया कर नहीं लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो ब्राह्मण, ब्राह्मण, दिव्यांग, वृद्ध, ब्राह्मण, दिव्यांग, वृद्ध और महिलाएं। ठीक है, ब्राह्मण, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाएं और बच्चे, और बच्चे इस कर में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मण, बच्चे और दिव्यांग इस कर में सम्मिलित नहीं थे। चलिए, और इसने क्या क्या काम करा है भाई मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले जिहाद का नारा दिया। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि सिंध के थट्टा पर अटैक किया और दाहिर की पत्नी लाड़ी, जयसिंह, सूर्य देवी और परमल देवी को इसने क्या करा, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक चीज और लिख ली है आपको कि जो दाहिर था अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, दाहिर सेन अंतिम हिंदू शासक था। क्लियर, अब देखिए इसने जिहाद का नारा दिया। पूछा जाता है सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में जिहाद का नारा किसने दिया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म के प्रति संघर्ष करना। क्लियर, जिहाद का नारा दिया सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में। अर्थ क्या है इसका, धर्म के प्रति संघर्ष करना। इसने मुल्तान को जीता,
मुल्तान को जीता और सिंध को जीता, जो कि मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, सिंध को जीता। क्लियर। भारत में सबसे पहले ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले ऊंट पालन खजूर की खेती, खजूर की कृषि, भारत में सबसे पहले ऊंट पालन और खजूर की कृषि प्रारंभ हुई कासिम के द्वारा। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हैं? इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो यस सर बोलिए एक बार। इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो यस सर बोलिए। ठीक है, तो इनके बारे में बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ लेना है आपको। अब एक और है कि ये सब बातें, जैसे कि ये ब्राह्मण वंश का था दाहिर, इसकी पत्नी ये थी, जिहाद का नारा दिया, मुल्तान को जीता, सिंध पर अटैक किया, सिंध को जीता, ऊंट पालन, खजूर की खेती, ये सब बातें हमने पढ़ी कहाँ, हमें सीखी कहाँ? तो ये सब बातें, इसके लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। ये सारी बातें चचनामा पुस्तक में लिखित हैं। ये सारी बातें चचनामा पुस्तक में लिखित हैं। लिखित हैं। ठीक है, किस पुस्तक में? चचनामा पुस्तक में। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं, जिसका क्या नाम है, अली कोफी। अली कोफी। ठीक है, अब पढ़ते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। सबसे पहले भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कौन था? एक अरब था। कौन था? अरब था। अब भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो देखिए ये तुर्क थे कौन? तुर्क कौन है? क्वेश्चन है हमारा, तुर्क कौन है? तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा में निवास करने वाली एक बिल्कुल असभ्य और बर्बर जाति है। तुर्क कौन है? ठीक है, तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमा में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जाति थी। ठीक है, सबसे पहला तुर्क कौन था?
तो सबसे पहले तुर्क कौन था जिसने, तुर्क का संस्थापक माना जाता है गजनी में, जिसने गजनी वंश की स्थापना की? सबसे पहला तुर्क कौन था? सबसे पहला तुर्क अल्पतगीन। पहला तुर्क कौन था? अल्पतगीन। इसको क्या, ये गजनी वंश का संस्थापक है। कौन है? गजनी वंश। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी। गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक। गजनी वंश का संस्थापक। और गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी अल्पतगीन को जाता है। गजनी में तुर्क साम्राज्य का श्रेय अल्पतगीन को जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखना है, केवल ये पूछा जाता है कि गजनी वंश की संस्थापक कौन था, पहला तुर्क कौन था, बस आपको इतना याद रख लेना है तो आप आंसर लगा पाओगे अपना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला कौन है? देखिए, इसका गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में देख लीजिए, अगला तुर्क कौन सा है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बारे में क्या है? भारत में पहला तुर्क जिसने आक्रमण किया। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है? तो आपका आंसर रहेगा सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, आपका आंसर क्या रहेगा? सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? सुबुक्तगीन। क्लियर? भारत पर आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन। और क्या है? इसने सिंध पर भी आक्रमण किया है। सिंध पर आक्रमण कब किया? बस ऐसे लिख लीजिए आप, सिंध पर आक्रमण 986 एडी में। सिंध पर आक्रमण कब किया है इसने? 986 एडी में। तो ये पूछा गया है यहाँ पर, जब सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ का जो शासक था वो कौन था? राजा जयपाल। राजा जयपाल। ठीक है, और इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी, इसके पुत्र का नाम था, ये इसका ज्येष्ठ पुत्र था महमूद गजनबी। ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है महमूद गजनबी से। महमूद गजनबी के बारे में हम देखते हैं। महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यही था। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक लगभग 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया है। इसके दो आक्रमण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसका 15वां आक्रमण और इसका 16वां आक्रमण। 15वां आक्रमण कौन सा है इसका? तो 15वां आक्रमण है इसका, सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में काठियावाड़ी प्रायद्वीप के पास, यानी समुद्र के तट पर।
सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहाँ से चंद्रमा और शिव की सोने की मूर्तियाँ थी उनको ले गया। ठीक है, जो मूर्तियाँ इसके काम की नहीं थी वो इसने क्या करा, अरब सागर में उनको डाल दिया। ठीक है, मूर्तियों को तोड़ करके अरब सागर में डाल दिया, तो इसलिए इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति भंजक के नाम से भी किसको जानते हैं, महमूद गजनबी को जानते हैं। ठीक है, और इतिहासकारों ने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मतलब मूर्ति भंजक। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की इसने दिल्ली उससे मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। ये उपाधि इसको बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई। राइट, चलिए, एक तो ये हो गया, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो। ठीक है, इसका आंसर मैंने भी लिख दिया। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई इसको, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको उपाधि ये दी गई थी। ठीक है, इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात लिखते हैं इसके बारे में। इसने क्या करा कि 1000, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, महत्वपूर्ण बात इसकी कौन सी है। ठीक है, इसको नोट करना, आपको स्टार भी लगाने इस पे। 1000 एडी से, मतलब ईस्वी से लेकर एनो डोमिनी, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक 17 बार, कितने बार, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और हारा नहीं, आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 में, इंपॉर्टेंट आक्रमण एक और है इसका 1001 में, 1001 ईडी में पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पर आक्रमण। ठीक है, इसका जो 15वां आक्रमण है 1001 में पेशावर पर आक्रमण किया। तो इस समय यहाँ का राजा कौन है, तो पेशावर का राजा भी कौन था, जयपाल था। कौन था राजा, यहाँ का शासक कौन था, शासक जयपाल। शासक कौन था यहाँ का, जयपाल। ठीक है, एक 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका 15वां आक्रमण, 15वां आक्रमण, 15वां आक्रमण क्या है, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, इसमें जो मूर्तियां थी वो चंद्रमा और शिव की थी। इन मूर्तियों को इसने समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, और मूर्तियां इसने समुद्र में फेंक दी, मूर्तियों को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया, इसलिए महमूद गजनबी को महमूद
गजनबी को मूर्ति भंजक यानी मूर्ति भंजक के नाम से, मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इतिहासकार इसको बुत्सिकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने जब मूर्तियों को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया, तो मूर्ति तोड़ने के बाद इतिहासकार इसको बुत्सिकन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर है कि बुत्सिकन किसको कहा जाता है। ठीक है, बुत्सिकन किसको कहा जाता है, तो महमूद गजनबी को बुत्सिकन के नाम से जानते हैं। और बुत्सिकन का मतलब होता क्या है, मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, मूर्ति को तोड़ने वाला। देखिए, अल हज्जाज ने अपनी सेना भारत में भेजी, श्रीलंका को भी लूटा। ठीक है, भारत पर भी अटैक करवाए थे। और महमूद गजनबी ने भी भारत पर आक्रमण किए हैं। तो इनका मतलब क्या था, देखिए यहाँ तो सीधा सीधा मतलब ऐसा कि धन को लूटना। ठीक है, और इस धन की सहायता से मध्य एशियाई देशों का क्या करना, विकास करना। ठीक है, उनके साम्राज्य को बढ़ाना। ठीक है, तो धन का मतलब क्या, धन लूटने का मतलब क्या था, आने का इनका मतलब क्या था यहाँ पर, तो एक बार बताइए आप लोग। ये मध्य एशियाई के लोग यहाँ पर क्यों आए थे? मध्य एशियाई लोग यहाँ क्यों आए थे? आक्रमण का कारण क्या था, लिख लेते हैं यहाँ पर, आक्रमण का कारण। आक्रमण का कारण, आक्रमण का कारण क्या था? भारत से धन को लूट कर ले जाना। भारत में सबसे पहले तो यह है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना और धन को लूट करके, धन को लूट कर कहाँ ले जाना, मध्य एशियाई, मध्य एशियाई देशों का विकास करना। ठीक है, ये उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो आक्रमण का कारण या फिर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, महमूद गजनबी के या फिर जितने भी मुस्लिम आए हैं, ठीक है, तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना और धन लूटकर ले जाना। और इस धन से, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर धन लूटकर ले जाना, यहीं पर मेंशन कर लेते हैं इसको, धन लूटकर ले जाना। ठीक है, और मध्य एशियाई देशों का विकास करना। इतनी बात क्लियर है? तो यस सर बोलिए। चलिए, अब इसका 17वां आक्रमण कौन सा था, भारत पर 17वां आक्रमण, 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध, बस इतना आप याद रख लीजिए, जाटों के विरुद्ध इसका 17वां आक्रमण था। ठीक है, ये यामिनी वंश का बताया जाता है। ये किस वंश का था, तो यामिनी वंश का था, यामिनी वंश का था।
क्योंकि क्योंकि इसकी माता यामिनी वंश की थी। क्योंकि इसकी माता यामिनी वंश की थी। ओके गाइस, तो हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, उसके बाद में तुर्कों का आक्रमण, सबसे पहले पढ़ा अल्पतगीन के बारे में, फिर पढ़ा सुबुक्तगीन के बारे में, फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी या महमूद गजनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जिनका युद्ध राजपूत वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिनको बोला जाता है राय पिथौड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज पिथौड़ा या राय पिथौड़ा, और उनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके दो युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देगा और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का उदय हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।